ओह, तो पढ़ने आए आज सब लोग। पर हमारा तो मन ही नहीं आज पढ़ाने का। क्या बोलते हो, छोड़ दें आज का सेशन? निकम्मो, पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी तुम्हारे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं जुडिशरी के बारे में, और कानून व्यवस्था जितनी भी है, आपको मालूम है कि हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर देश में होती है। जितने भी लॉ आप देखिए कि बनाए गए हैं भारत के अंदर, अब उनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तो होगी एग्जीक्यूटिव बॉडी की, लेकिन अब वो अगर उनके अंदर से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लूप होल्स आ रहे हैं, या कोई फॉलो नहीं कर रहा, अच्छा सिविलियन नहीं बन रहा है, तो फिर वो केसेस कहां पे जाएंगे? जुडिशरी में जाएंगे और वो इनका रेजोल्यूशन करेंगी। तो ये देखिए, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, जैसे ये पटना हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय की फोटो लगाई है, और ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट्स हो गए। हमारे लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में से बहुत रेयर चांस है कि कभी कोई कुछ पूछ ले, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों के ऊपर हमें पूरा का पूरा फोकस रखना है और इन्हीं से सवाल आएगा। अब वही वाली बात है ना कि जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ के क्या टुच्चे टॉपिक से सवाल आएगा? ऐसा तो कैसे हो सकता है? आइए हम देखते हैं एक एक करके। आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके बारे में आप कंप्लीट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आप जानने वाले हैं। तीन चीजें मैंने बता दी जुडिशरी के बारे में। पहली, जो सबसे हायर सुप्रीम अथॉरिटी है भारत के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट है। प्रेजेंट डे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है बनी हुई है, उसकी फंक्शनिंग वैसे रियल में स्टार्ट कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करती थी, ये क्या हुआ करती थी? फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, है ना। और ये जो बनाई गई है, ये किसके मतलब किस गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया है, या किस एक्ट ने इसको प्रपोज किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसको प्रपोज किया गया था। अब आर्टिकल अगर पूछ ले तो आर्टिकल का ये पूछ सकते हैं कि किस आर्टिकल के बीच में ये फॉल करते हैं। तो 124 से लेकर 147 आर्टिकल जो होते हैं, वो भी किसके अंदर? मेंशन्ड इन पार्ट 5। ध्यान देना, ये पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के संविधान के किस पार्ट से रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे पार्ट 5 से रिलेटेड है। आर्टिकल 124 से 147 से रिलेटेड है, ठीक है। और ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, जुरिस्डिक्शन के बारे में, पावर्स, प्रोसीजर्स, ये सब जितनी भी चीजें सुप्रीम कोर्ट की, वो इन आर्टिकल्स के अंदर मेंशन्ड है। फिर एट प्रेजेंट अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ देखें तो 31 जज हैं, जिसके अंदर एक होते हैं चीफ जस्टिस और 30 होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज। लेकिन क्या ओरिजिनली भी ऐसा था? जी नहीं, ओरिजिनली ऐसा नहीं था। इट वाज 8, यानी सिर्फ 8 ही थी इसकी स्ट्रेंथ। एक चीफ जस्टिस होते थे और 7 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के। आज की डेट में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। फिर जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस की बात करें तो वो कौन करते हैं? वो भी प्रेसिडेंट करते हैं, आफ्टर कंसल्टेशन विद दी सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो बाकी के जजेस हैं या पिछले वाले जो जजेस हैं, उनसे कंसल्ट करेंगे और फिर चीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी। फिर ऐसे ही क्या होता है, जो बाकी के जजेस हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन उनको अपॉइंट करने के लिए इनको, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट करना ही पड़ेगा। ये इनके लिए मैंडेटरी है, ये नेसेसरी है एक तरह से, है ना। बट अदरवाइज चीफ जस्टिस के लिए दूसरे छोटे जजेस से मतलब कि ये सलाह लें वो जरूरी नहीं, वो इनकी मर्जी है, खुद की ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं 2015 में क्या होता है। ये इसकी कहानी बहुत मजेदार है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये जो कहानी है ना, ये अब आपको बहुत मजा आएगा सुन के। आपको यहां पे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की पावर देखने को मिलेगी। होता क्या है कि यूजुअली पहले से ही लगभग 3 डेकेड से, लगभग 30 साल से ये चलता आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है ना, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? एक कोलिजियम होता है जो सीनियर मोस्ट जजेस का होता है, सुप्रीम कोर्ट के वो जज होते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के जो अपकमिंग कौन बनने चाहिए जज, उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है भाई। अब समस्या यहां पे ये हुई गवर्नमेंट को कि भैया ये जुडिशरी जो है, अब मैं मोटे तौर पे रियल फैक्ट बता रहा हूं आपको कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा कि जुडिशरी के ऊपर भी थोड़ा सा शिकंजा कसते हैं हम लोग। जुडिशरी वाले जो होते हैं वो अपना ही चलाते हैं, है ना। तो इन्होंने सोचा शिकंजा कसने के लिए क्या करें। अब इनके हाथ में कौन है? इनके हाथ में है चीफ जस्टिस साहब, है ना। डायरेक्टली वो किसके साथ अटैच्ड है चीफ जस्टिस साहब? प्रेसिडेंट साहब के साथ अटैच्ड है। प्रेसिडेंट साहब किनके साथ अटैच्ड है? पीएम साहब के साथ अटैच्ड है। तो इजीली पीएम के लिए क्या है कि भैया जब ये दोनों अथॉरिटी इनके साथ हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको भी हैंडल करना बहुत आसान होगा। अदरवाइज क्या है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर इसके बीच में टांग फंसा नहीं सकता है। समझना इस चीज को संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर इनकी नियुक्तियों के ऊपर आप
पाबंदी लगा दें या उनको अपने कंट्रोल में ले लें, तब क्या हो जाएगा, ये जजेस आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। समझना इस चीज को। अब हुआ क्या यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने बोला कि भैया एक कमीशन बना दिया उन्होंने उठा के। वो कमीशन का नाम क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब देखिए इस कमीशन में क्या बोला गया कि एक तो जो आपके यूनियन लॉ मिनिस्टर है वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे, साथ में जो चीफ जस्टिस हैं वो इसके चेयरमैन रहेंगे, और साथ में जो पीएम साहब हैं वो 2 या 3 लोगों को ऐसे अपॉइंट करेंगे जो भैया इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मान लीजिए या फिर जैसे भी मान लीजिए, इंपॉर्टेंट जो इसके मेंबर्स बनेंगे, ये समझ लीजिए। और अगर किसी भी मेंबर ने कल को देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई जज रिटायर हो गए, अब उनकी जगह पे अगले को लेना है ना, तो अगर कोई भी बंदा आ रहा है, मान लो ए आ रहा है, ए आया, लेकिन अगर इन 3-4 मेंबर्स में से किसी को 2 को ए पसंद नहीं है ना, ये वीटो लगा देंगे और बोलेंगे भैया ए को नहीं हम बनने देंगे, आप ऐसा करो बी को बनाओ। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, यानी कि यहां कंट्रोल किसका आ गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी का आ गया एक तरह से। अगर ये होगा तो फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंट जो भूमिका है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये एक समस्या थी। और आप देखिए कि इससे क्या हो रहा है, जुडिशरी की पावर भी खत्म हो रही है। तो क्या जुडिशरी वाले ऐसा होने देंगे भैया, क्या वो ऐसे ही बैठे हैं, बेवकूफ हैं क्या वो? तो उन्होंने सोचा कि भैया ये कुछ ज्यादा ही उछल कूद हो रही है, ऐसा करते हैं हम अपना डंडा चलाते हैं कानून का। तो इन्होंने उठाया अपना डंडा कानून का और दे हथौड़े पे हथौड़ा थौर वाला मारा, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला कि भैया ये तो अल्ट्रा वाइंस है, सॉरी अल्ट्रा वाइन कह रहा हूं, अल्ट्रा वायर्स है, अल्ट्रा वायरस भी नहीं। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि जो गैर कानूनी, एक तरह से कानून से भी परे हो गई जो, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। तो उन्होंने इसको अल्ट्रा वायरस बोला और बोला कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो अब कोर्ट तो कोर्ट है ना भाई, सीधा बोल दिया कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये असंवैधानिक है, बताओ करवा लो जो करवाओगे, है ना। तो यानी आज भी क्या हो रहा है, जो कोलिजियम है उसी से ही सारे के सारे जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यानी कि उन्होंने अपनी पावर को मेंटेन करके रखा, इसीलिए मैंने बोला ये कहानी में आपको मजा आएगा। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एक पर्सन जो अपॉइंटेड होता है एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अगर आपको जज बनना है तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, आप सिटीजन होना चाहिए भारत का। ही शुड हैव अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 years। यानी कि आप अगर आपको बनना है सुप्रीम कोर्ट का जज तो कम से कम 5 साल तक आपने हाई कोर्ट में एज ए जज काम किया हो। ही शुड हैव एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट, वो जो है उसने एडवोकेट के तौर पे हाई कोर्ट में काम किया हो, ये कितने टाइम तक, 10 साल तक, ठीक है। और अगर एक और कंडीशन है कि ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड और एक खास जूरिस्ट नहीं है तो भी समस्या है। ये सारी की सारी कंडीशंस हैं इनके लिए। फिर ओथ की बात करते हैं तो कौन इनको दिलाते हैं, प्रेसिडेंट साहब ओथ दिलाते हैं। और अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहे हैं, एक तरह से प्रेसिडेंट साहब ही कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है सिंपली ओथ दिलाना, है ना। तो ये वही वाली चीज है। अब टेन्योर की बात करते हैं इनका, तो 65 साल तक रहते हैं ये जज, है ना। 65 साल तक ये इनकी मर्जी है, रिटायरमेंट लें ना लें, उसके बाद लेनी पड़ेगी फिर। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अब अगर इनको रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट साहब को देंगे। ही कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन देयर रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट। अब देखिए क्या है ये, ऑन द है, ये ऑन द, ये आर ई को इकट्ठा करना, ऑन द रिकमेंडेशन, ठीक है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया भी जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, अगर प्रेसिडेंट बोल दें कि भैया इनको हटाना है, लेकिन प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से नहीं, पार्लियामेंट अगर भी ये बोलती है, रिकमेंड करती है तो ही ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या ये हमेशा हो सकता है, जी नहीं। ये तभी हो सकता है कि या तो इन्होंने कोई गैर संवैधानिक काम किया हो, या फिर इन्होंने मिसबिहेवियर कोई किया हो, या फिर इन्होंने, आप समझिए कि ये इनकैपेबल हैं, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये नहीं कि अपनी मर्जी से किसी भी कारण से इनको कोई कारणवश बिना बताए ये काम कर दिया जाएगा, ये नहीं हो सकता। फिर रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं तो ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से उनको रिमूव कर सकते हैं। हाउएवर ही कैन डू सोनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। ये तभी होगा जब पार्लियामेंट उनको बोलेगी ये करने को, ऐसा नहीं कि वो खुद से कर देंगे। The address must be supported by a special majority of each house of the parliament। अब देखो दो तरह की मेन मेजोरिटी, वैसे तो 4 तरह की मेजोरिटीज होती है, लेकिन अपने काम की 2 ही हैं। एक होती है सिंपल और एक होती है मेजोरिटी स्पेशल। अब हमारे को देखिए यूजुअली जो है अब तक हमने पढ़ी होंगी, जितनी भी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, सिंपल के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, ये कौन सी होती है, 1/2 की होती है, यानी कि 50% की मेजोरिटी वाली बात होगी, यानी आधे लोग वोट कर दें,
किसी बिल को पारित करने के लिए या किसी चीज को करने के लिए। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, आप देखिए ये होती है 2/3, ये कितनी होगी 66.66%, तो यानी 50 से ये ज्यादा हो गई, तो इसीलिए इसको स्पेशल बोला गया, ये समझ लीजिए। हालांकि स्पेशल मेजोरिटी भी अलग अलग तरह की होती है, बट हम उतना डीप में हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी है वो सब चीजें, ठीक है। कचरा नहीं पढ़ना हमें, हमें बहुत स्मार्टली एक सही कंटेंट पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये दोनों बता दी मैंने मेजोरिटीज आपको, यानी कि टोटल जितने भी मेंबर है ना वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, ये देखिए द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। तो जितने भी टोटल मेंबर हैं उनका अगर 2/3 लोगों ने ये बोल दिया कि भैया इस जज को हटा दो, तो फिर प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, एक पारित करना पड़ेगा ऑर्डर, और उसके अंदर लिखा होगा कि भैया इस जज को हटा दिया जाता है। लेकिन ये हो तभी सकता है जब जज कोई मिसबिहेवियर करे या फिर उसके अंदर इनकैपेसिटी हो या कोई गैर संवैधानिक असंवैधानिक काम कर दे, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कि भैया इतनी मेजोरिटी क्योंकि इनका दिल कर रहा है, दिल करने की बात नहीं है, यहाँ पे कारण भी बता दिए हैं। फिर द रिमूवल प्रोसेस ऑफ बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर सेम, यही प्रोसेस जो है अब मैं हाई कोर्ट में रिपीट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि यही सेम प्रोसेस जो है वो हाई कोर्ट में भी जाएगी, तो हाई कोर्ट के जजेस को भी ऐसे ही रिमूव किया जा सकता है। जो जुरिस्डिक्शन एंड पावर है सुप्रीम कोर्ट की, दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड सो ऑन। ये अलग अलग तरह की देखिए जुरिस्डिक्शंस हैं, कोई इनके अंदर डीप में जाने वाला नहीं है। एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में हो सकता है थोड़ा सा पूछ लिया जाए, या फिर रिट के बारे में हो सकता है कि थोड़ा पूछ लिया जाए। अभी हम दोनों के बारे में ही देख लेंगे, पहले मैं रिट के बारे में बताता हूँ, फिर थोड़ा सा ओरिजिनल के बारे में भी बता दूंगा। आप देखिए कि रिट तरह जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्पेशली 5 तरह की रिट है, 5 कैटेगरी है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पहले, अभी तो नहीं, बहुत ज्यादा इसके अंदर से क्वेश्चंस आते थे, अभी भी फ्रीक्वेंटली बीच में देखा जाता है कि आ सकते हैं। पहली होती है हबीज कॉर्पस, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। अब क्या इसका मतलब है कि कोई बॉडी को बनाना? जी नहीं, आप समझना इसके अंदर पूरा मैंने इंस्टेंस यहां पे लिख के बताया है कि कोर्ट में इशू ए रिट ऑफ हबीज कॉर्पस रिक्वायरिंग द कॉर्प्स to presented within 24 hours if a person is being imprisoned unlawfully in order to give them the chance to prove their innocence। समझना, अगर कोई कॉप यानी पुलिस वाला जो है वो किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, तो क्या वो उसको, जो वो छोटी जेल होती है थाने की, वहां पे हमेशा के लिए रख सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, 24 घंटे तक वहां पे रख सकते हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वाले को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने इस व्यक्ति को प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि भैया ये व्यक्ति को हमने पकड़ा है। अब देखिए ये हो सकता है कि उसको इंप्रिजन किया गया हो अनलॉफुली, तो अब ये व्यक्ति को क्यों कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ रहा है? क्योंकि जज जो है वो इसको एक चांस देना चाहता है कि भैया तुम अपनी इनोसेंस प्रूव कर दो। अगर तो ये उसी टाइम अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता है तब तो उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो फिर इसके ऊपर इसको क्या रखा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। अब जुडिशियल कस्टडी होती है एक तरह से जेल ही है, लेकिन आप समझिए कि जुडिशियल कस्टडी है ये, यानी कि जज की कस्टडी है ये, यानी उस व्यक्ति को कोई हार्म नहीं कर सकता, कोई उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, उसके साथ आम कैदियों जैसा व्यवहार नहीं होगा, उसको एक अच्छी जेल के अंदर रखा जाएगा, रखा 4 दीवारी में जाएगा, जेल भी नहीं उसको कह सकते एक तरह से, लेकिन सब कुछ खाना भी बढ़िया मिलेगा, लेकिन नॉर्मल कैदी नहीं माना जाएगा। यूजुअली ये जुडिशियल कस्टडी 14-15 दिन की भी होती है, उससे ज्यादा भी एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन 14 दिन की होती है। उसके बाद कुछ ना कुछ तो उसको आगे प्रोसीडिंग करनी ही इनको पड़ती है कि या तो यस होगा या ना होगा, कुछ तो होगा, उसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, है ना, वही वाला सीन है यहाँ पे। चलो अब आगे मैंडामस की बात करते हैं। मैं एक एक को आपको समझा रहा हूं इसीलिए क्योंकि इनमें से सवाल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी तो जो हमारे एमसीक्यू वाला सेक्शन है ना, मॉक्स वाला जो सेक्शन हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है, वहां पे जाके आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। उनके अंदर जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। बिना क्वेश्चन किए ये रिट्स का जो सेक्शन है इसको करना असंभव है। मैं आपको बता के तो सबको अच्छे से ही जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा ना कोई भी चीज छुपा के नहीं रखता हूं। मुझे पता है कि जिस चीज में समस्या आपको आएगी आएगी, और एग्जाम के अंदर बैठ के आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि सर ने हमें बताया नहीं था, ये वाली बात पहले अवेयर नहीं किया था। इसके लिए मैं अवेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर से एग्जांपल्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे आना शुरू हो जाएगा तो फिर आप इजीली क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, आपको ये पता होने के बावजूद भी इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला जो हमारा मॉक्स का सेक्शन है वहां जाके आप इसके मॉक्स जरूर लगाइएगा, तब आपको जाके अच्छे से चीजों को समझ आएगी। अब देखिए मैंडामस की बात करते हैं। लैटिन वर्ड है कमांड। कमांड का मतलब तो समझते हैं कि कमांड क्या हो गया, है ना। इट कैन नॉट बी गिवन इन द केस ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल या बिजनेस। किसी भी बिजनेसमैन को या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल को ये नहीं दी जा सकती। इसका मतलब साफ साफ है कि किसी ऐसी अथॉरिटी को दी जाएगी जो गवर्नमेंट की है, जो अपना काम सही से नहीं कर रही है।
तो द हायर कोर्ट्स इशू रिट्स ऑफ मैंडेमस टू मॉनिटर पब्लिक सर्वेंट्स, अगेन वही बात होगी, पब्लिक सर्वेंट्स को दी जाएगी जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, डिटरमिन वेदर दे आर एडिक्वेटली डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज, क्या वो अपनी ड्यूटी सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, आप मान लीजिए किसी के पास रिपोर्ट लिखवाने चले गए और वो बंदा आप रिपोर्ट लिख ही नहीं रहा है आपकी बार बार, तो कोर्ट उसको क्या कह सकती है कि भैया हम आपको एक रिट देते हैं मैंडेमस की, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, ठीक है। दे डोंट if they don't, they are asked to do their assignment और स्टॉप एक्टिंग इन ए सर्टेन वे, यानी कि अगर वो व्यक्ति सपोज कीजिए कि आपकी एफआईआर कोई पुलिस थाना नहीं लिख रहा है, तो कोर्ट उनको हिदायत देगी। थाने वाले किसके अंडर हैं? इनके माई बाप कौन है? जज साहब है इनके माई बाप, सिंपल सी बात है। कोर्ट जो है सबसे सुप्रीम है यहाँ पे, और कोर्ट के अंदर ही इनके सारे पुलिस वगैरह वाले आते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है कोर्ट के सामने, है ना। समझिए आप पुलिस वालों से डरते होंगे, लेकिन कोर्ट वाले पुलिस वालों से नहीं डरते हैं, ये आपने अक्सर सुना होगा। तो इसीलिए पुलिस वाले कभी भी कोर्ट वालों से पंगा भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम एक लॉ की बॉडी है पुलिस वालों को, और हम अगर इन लोगों से पंगा लेंगे तो भैया ये तो लॉ को हमसे ज्यादा जानते हैं, तो इनके साथ हमें पंगा नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी रहता है। अब आप देखिए कि फिर कोर्ट क्या बोलेगी कि भैया आप ऐसी हरकत मत करो, आप इनकी चुपचाप से एफआईआर लिख लो। एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, मैंडेमस हो गया। अब प्रोहिबिशन के ऊपर है। प्रोहिबिशन का खुद ही मतलब होता है रोकथाम करना, है ना। तो खुद ही ये वर्ड अपने आप में समझदार है। ए लीगल टर्म है ये, जिसका मतलब टू प्रोहिबिट मतलब टू रिस्ट्रेन या हिंडर या फॉरबिड, रोकना एक तरह से, इसको सिंपल सी बात में बोले तो। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट का मतलब है रोकना, टू प्रिवेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम एक्टिंग आउटसाइड ऑफ इट्स मैंडेटेड जुरिस्डिक्शन और एक्सीडिंग इट्स अथॉरिटी, या वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दे, और द हाई कोर्ट इशूज ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन अगेंस्ट इट। समझना इसका मतलब क्या है। आप देखो, आपको पता ऊपर है सबसे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे है आपकी डिस्ट्रिक्ट्स और सेशन कोर्ट्स, ठीक है, सेशन कोर्ट्स। अब मान लीजिए यहां पे सेशन लिख देता हूं, ये मान लीजिए कि एक सेशन कोर्ट का जज है, या कोई लोअर कोर्ट का या सेशन कोर्ट का जज है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है, सपोज कीजिए कि जिसके अंदर, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं कि ये उस क्रिमिनल को बेल नहीं दे सकते, एग्जांपल के तौर पे, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आप ज्यादा सीरियसली मत ले लेना दिल पे किसी भी बात को। ये जो है सेशन कोर्ट का व्यक्ति, ये इसको जेल मतलब बेल नहीं दे सकता। 307 का जैसे केस हो गया, यूजुअली उसके अंदर ये लोग जो है बेल नहीं देते हैं। अगर आपने आपस में समझौता कर लिया, आपसी समझौता, फिर तो आपको चांसेस रहते हैं बेल मिलने के, अदरवाइज यूजुअली यहां पे नहीं दी जाती है। ये बेल जो है फिर ऊपर जाके हाई कोर्ट में ही दी जाती है, बट पावर रहती है कुछ केसेस में, सेशन कोर्ट के पास पावर रहती है इसके अंदर। लेकिन मैं फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, 307 को छोड़िए, अब किसी कोई ऐसा केस बनता है जिसके अंदर क्या होता है कि सेशन कोर्ट के पास बेल देने की पावर नहीं है, बट फिर भी सेशन कोर्ट उस व्यक्ति को अगर बेल दे दे तो अब क्या होगा, जो सामने वाली पार्टी है, जो इस व्यक्ति के अगेंस्ट सामने ऑपोजिशन में खड़ी है, उनका जो वकील है वो क्या करेगा, वो कोर्ट, हायर कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि भैया ये जो कोर्ट है इसने तो गलत किया है, ये इनके पास पावर ही नहीं है, और फिर भी देखिए ये इनको बेल दे रहे हैं। तो अब ये बंदा कहां पे पहुंच जाएगा, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट क्या करेगा फिर, जब उसको पता लगेगा हाई कोर्ट को कि भैया ये सेशन कोर्ट वाला तो गलत काम करने लग रहा है, ये अपनी औकात से बाहर जा रहा है, समझना, ये सारी की सारी बात क्या है, औकात की है, पावर्स की है। तो ये हाई कोर्ट वाला जो जज है ना, ये इसको, जो सेशन कोर्ट वाले जज को क्या बोलेगा, एक रिट दे देगा। वो बोलेगा प्रोहिबिशन रिट है भैया, प्रोहिबिट मतलब इसको रिट देने के बाद रोक देगा, प्रोहिबिट कर देगा कि भैया तुम अपनी औकात में रहो, ये पावर तुम्हारे पास नहीं है, और तुम इस पावर से आगे जाने की कोशिश मत करो, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड मत करो। क्या इस बात को आप समझ गए, प्रोहिबिशन को समझ गए हो? यही सारी की सारी कहानी यहां पे लिखी गई है। और इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द स्टैट्यूटरी बॉडी, ये किसी कानूनी बॉडी को नहीं दी जा सकती, समझना। ये किसी कोर्ट को ही दी जाएगी, ये किसी प्राइवेट को या कोई कानूनी बॉडी है उनको नहीं दी जाएगी भैया, कि उनको रिट देते फिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को, या प्राइवेट इंडिविजुअल को, या किसी बिजनेस वाले को, इनको नहीं दी जाती है। ये किसको दी जाती है रिट? ये दी जाती है या तो किसी जुडिशरी को, जुडिशियल बॉडी को, या फिर किसी क्वासी जुडिशियल को। अब आप सोचेंगे ये क्वासी जुडिशियल क्या है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि जैसे इलेक्शन कमीशन है, ये क्या है, क्वासी जुडिशियल है। या फिर इसके अलावा मैं बोलूं ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी क्वासी जुडिशियल है, यानी कि अर्ध न्यायिक बॉडी है। अब इनके पास भी देखिए जैसे अधिकार नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास क्या अधिकार है कि वो किसी को कोई फैसला दे पाए, या फिर ये क्या, इसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है कि वो किसी का मानव हनन हो रहा है ना, ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन उसमें अपने रिपोर्टें देता फिर रहा है। ऐसा होता कभी?
नहीं होता ना। इलेक्शन कमीशन की पावर केवल और केवल इलेक्शंस के अंदर है, तो कोर्ट इसको नोटिस दे सकती है कि भैया जो तुम्हारे पास पावर है ना अपने यहां पे काम करने की, तुम अपनी औकात में रहो, अपना ही काम करो, तुम फालतू के दूसरे के पटे में टांग मत अड़ाओ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो ये है। फिर क्यो वारंटो की बात करते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्यो वारंटो की होती है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किसकी अथॉरिटी से किया तुमने, किसके वारंट से किया ये तुमने, ऐसे इसको ऐसे समझना, ठीक है। ये एटीट्यूड से मैं बता रहा हूं, क्यो वारंटो है ना, किसकी अथॉरिटी से, ये वही वाली चीज है। तो एनीवन other than the party who was offended is given the right to seek redressal under this writ। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति इसके थ्रू रिड्रेसल ले सकता है, मतलब जैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात होती है वैसे वाली चीज है। द मिनिस्ट्रियल ऑफिसेज कैन नॉट बी द टारगेट ऑफ इट, किसी भी मिनिस्टर को या उनके ऑफिसर को ये नहीं होता है दिया जा सकता। दिस रिट इज यूज्ड टू डिटरमिन हु हैज द लीगल अथॉरिटी टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस इन द इवेंट ऑफ ए डिसएग्रीमेंट। कहने का मतलब है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको बताऊं अगर, तो कोई व्यक्ति है वो मान लीजिए कि केवल और केवल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर तक का काम कर सकता है ना, सब इंस्पेक्टर तक के ऑफिस को हैंडल कर सकता है, लेकिन उसने देखा भैया कि इस थाने के अंदर इंस्पेक्टर नहीं रहा, अभी है नहीं फिलहाल के लिए, तो वो क्या खुद एसएचओ बन जाए। एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो वो खुद एसएचओ बन के बैठ गया बिना किसी लेटर के, बिना किसी रिकमेंडेशन के, और वो क्या कर रहा है, वो खुद ही सारे के सारा वहां पे अपने एरिया के अंदर कानून व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने लगे, एसएचओ बन के, स्टेशन हाउस ऑफिसर बन के। तो भैया ये अथॉरिटी नहीं है उसके पास, तो उसको सीधा पूछेंगे हायर अथॉरिटी कि भैया तुम ये काम किसकी अथॉरिटी से कर रहे हो, किसने बोला है तुम्हें ये करने को, क्या तुम्हारे पास इसकी पावर है, नहीं है ना, तो बैठ जाओ आराम से। सिंपल सी बात ये है इसके अंदर, ठीक है। यहां पे आप देखिए कि ये किसी पब्लिक ऑफिस को दी जाएगी, एक ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जो होल्ड करता है पब्लिक ऑफिस, जबकि यहां पे प्रोहिबिशन किसको दी जा रही है, बेसिकली ये किसी एजेंसी को दी जा रही है या ऑर्गेनाइजेशन को दी जा रही है, जो कि या तो क्वासी जुडिशियल है या फिर वो जुडिशियल है। समझना, दोनों में फर्क है। यहां पे किसी व्यक्ति को दी जा रही है, यहां पे जो दी जा रही है, यहां पे किसको दी जा रही है, बॉडी को दी जा रही है। समझना, या जैसे इलेक्शन कमीशन, एनएचएसआरसी, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, इनको दी जा रही है। क्या समझ पाए इस बात को, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को कंफ्यूज मत कर देना। फिर लास्ट है सर्टियोरेरी, द लेटिन वर्ड सर्टियोरेरी विच मीनिंग सर्टिफाइड। ठीक है, अब जैसे कई जगह पे लिखा होता है ठप्पा, दिस इज सर्टिफाइड बाय दिस एजेंसी, द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विल इशू दिस रिट अगेंस्ट लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट करेगी ये इशू, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द मैटर टू अनदर सुपीरियर बॉडी फॉर केयरफुल कंसिडरेशन। इन अदर वर्ड्स इट इज अ रिव्यू ऑफ द लोअर कोर्ट्स जजमेंट और एन अपील फ्रॉम दैट कोर्ट। आप समझना, सर्टियोरेरी मतलब कि सर्टिफाई करना कि भैया कोई लोअर कोर्ट है, अब कोई व्यक्ति को पता है कि भैया ये लोअर कोर्ट जो है ये फैसला देने में ये सक्षम नहीं है, इनके जो जजेस हैं इनकी जो समझ है ये उस लेवल की नहीं है, या इन्होंने पढ़ाई देखिए उस लेवल की नहीं कर रखी है। ये वही वाली बात है ना कि आप मान लीजिए कि साइकिल के मिस्त्री हो, लेकिन आपके पास कोई ले आया मोटरसाइकिल, और आपने क्या कर दिया, आपने उसके कोई नट कहीं लगा दिया, कोई नट कहीं लगा दिया। अब क्या होगा, जो मोटरसाइकिल वाला मैकेनिक है वो आप ये साइकिल वाले मैकेनिक को रिट देगा कि भैया ऐसा है, ये जो मोटरसाइकिल है ये हमारे पास भेज दो, तुम्हारी औकात नहीं इसको ठीक करने की, तुम साइकिल ठीक करो, इसमें गड़बड़ कर दोगे तुम कुछ, तो ये मोटरसाइकिल हमारे पास भेज दो। वही वाले केस यहां पे है कि कोई ऐसा केस जो कि लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के बस का ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं ना, उनको ये समझ आ रहा है कि इसमें करना क्या है, मतलब उनके लेवल का है ही नहीं वो केस, तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकती है या हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है, बाकियों के लिए जो हाई कोर्ट करती है, ये एक पावर एक्स्ट्रा हाई कोर्ट के पास, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा कभी भी डायरेक्टली उन पे कोई दूसरे व्यक्ति पे रिट नहीं लगाएगी या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल केस के ऊपर ही ज्यादा लगाएगी। क्या सर्टियोरेरी का समझ आ गया? इसका मतलब है कि आपका डिसीजन सर्टिफाइड नहीं है, हम इसको सर्टिफाई करेंगे और रीचेक करेंगे, आप इसको हमारे पास भेजिए। अगर मैंने पूरा जी जान लगा के आपको समझाने की कोशिश की है एक एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको भूले ना, ठीक है भाई, कोई इतना जी जान नहीं लगाता, हमने पूरा, मैंने तो दिल से पढ़ा है जो पढ़ा है यार, सिंपल सी बात है अपनी।
सिंपल मेजोरिटी, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, सिंपल सी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट एज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मैंने बोला ना कि ये फंडामेंटल राइट्स के डिफेंडर हैं। सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स इंक्लूडिंग हबीज कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्टियोरेरी, जो अभी पढ़ा के आ रहा हूं। अब इनके बारे में सब पढ़ा दिया तो अभी तभी तो बोल पा रहा हूं, नहीं तो आप मेरे मुंह की तरफ देखते कि ये क्या बोल गया। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए ही दे सकती है रिट, और जो हाई कोर्ट है वो किसी के लिए भी दे सकती है। ये वही चीज यहां पे लिखी हुई है, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको समझ लेना। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात मैंने बोला था कि एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बता दूंगा। व्हेन द केस इज इन्वॉल्व्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि आप देखिए कि यूजुअली क्या हो रहा है कि या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का केस है, या फिर आप देखिए कि स्टेट का केस किसी व्यक्ति के अगेंस्ट है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है। यहां पे केस किसके बीच में? सेंटर, हार्ट, स्टेट, इन दोनों का प्यार है ना, इन दोनों के बीच में केस उलझ गया एक। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां फिर ये भी हो सकता है कि दो या उससे ज्यादा स्टेट्स के बीच में केस उलझ गया और सेंटर के बीच में। तो यहां पे ये जो है इसको क्या बोलते हैं, यहां पे इस जुरिस्डिक्शन को बोलेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और ये जो है फर्स्ट सच इंस्टांस इन 1961 इन वेस्ट बंगाल वर्सेस दी सेंटर। ये एक एग्जांपल मैंने बताया है कि 1961 में पहली बार ऐसा केस देखा गया था जहां पे वेस्ट बंगाल की सरकार और सेंटर के बीच में एक मतभेद है, यानी कि वहां पे समस्या खड़ी हो गई थी। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। बस ये लास्ट ही रहेगा जुडिशरी में, इसके आगे की कोर्ट्स का डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं बैठता। क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862 व्हेन द हाई कोर्ट्स वर सेट अप एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में हाई कोर्ट को सेटअप किया गया था 1862 के अंदर। जो चौथी हाई कोर्ट थी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड एट इलाहाबाद इन 1866। क्या समझ पा रहे हैं? पहली तीन हाई कोर्ट बताई और फिर चौथी बताई इलाहाबाद में 1866 के अंदर, यानी कि 4 साल के बाद। ये आपको याद रखना, पूछ सकता है ये, है ना, अक्सर ये पूछ लेता है कि पहली हाई कोर्ट कब बनी, पहली सुप्रीम कोर्ट कब बनी, कहां बनी, ये सब चीजें मोटे मोटे तौर पे आपको पता होनी चाहिए। चौथी भी बता दी मैंने तो आपको। फिर आगे फिर फर्दर बनती गई इंडिपेंडेंस के बाद। फिर क्या हुआ कि 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 क्या बोलता है कि जो पार्लियामेंट है दैट कैन एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। समझना आप, क्या अब देखिए कि हमारे देश के अंदर जो इतने सारे राज्य हैं, क्या हर राज्य की एक हाई कोर्ट है? ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, है ना। कई राज्य ऐसे हैं जो एक हाई कोर्ट को क्या कर रहे हैं, जैसे 2 स्टेट हैं, स्टेट 1 और स्टेट 2, ये इस हाई कोर्ट को शेयर कर रही हैं। और देखिए यूनियन टेरिटरीज की भी यूजुअली हाई कोर्ट्स नहीं होती, जबकि दिल्ली जो है एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पे हाई कोर्ट है। अभी हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, और आउट ऑफ देम 3 आर कॉमन हाई कोर्ट्स। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि 25 और 3 28 होगी स्टेट्स, तो ये बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी स्टेट्स है ना उतनी हाई कोर्ट नहीं है, कुछ कॉमन है ना। और जो दिल्ली है एक उनके पास भी है, यूनियन टेरिटरी है ये, तो एक हाई कोर्ट उनके पास भी है, ठीक है भाई। द अदर यूनियन टेरिटरी फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट्स। तो ये वही बताया गया, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा के बाद मैंने बता दिया आपको। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं, तो जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट के जज भी जो है वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, अगर उनको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करना है तो वो किससे डिस्कशन करेंगे? वो करेंगे इंडिया के चीफ जस्टिस से डिस्कशन और जो स्टेट का गवर्नर होगा उससे डिस्कशन। और फिर अगर मान लीजिए कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो फिर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के गवर्नर्स को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स की भी हो सकती है। तो हर स्टेट के गवर्नर और चीफ जस्टिस सबसे डिस्कशन करेंगे प्रेसिडेंट साहब, और फिर ये अपॉइंट कर देंगे। अब देखिए अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो जरूरी नहीं है कि बाकी सबको बुलाया जाए, है ना, लेकिन अदर जजेस को करना है, ठीक है, चीफ जस्टिस के अलावा, तब ये जरूरी है कि ये चीफ जस्टिस की मतलब उनसे डिस्कशन करें। सिंपल सी बात ये है, ठीक है भाई। यानी कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, अगर ये बाकी के जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है तो उनको चीफ जस्टिस जो हैं यहाँ के हाई कोर्ट के उनसे डिस्कशन करनी पड़ेगी। ये है सिंपल सा लॉजिक। लेकिन अगर इनको चीफ जस्टिस को ही अपॉइंट करना है तो जरूरी नहीं कि जो पिछले वाले चीफ जस्टिस है उनसे कोई डिस्कशन वगैरह करें या किसी दूसरे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से डिस्कशन करें, क्योंकि कोई कंपल्शन नहीं है इनके ऊपर।
अब जो है क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो एक पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट एंड शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अगर ये सब क्वालिफिकेशन को पूरा कर देता है तो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली क्वालिफिकेशन। और दूसरा, ही शुड हैव ए जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर, तो उसने जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो इंडिया की टेरिटरी के अंदर 10 साल तक। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, तो 10 साल तक वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो। और क्या है, ओथ जो है उनको कौन दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं इनको गवर्नर वहां के, ठीक है, उस स्टेट के। अब ये हो गया, ओथ का भी हो गया, अपॉइंटमेंट का भी हो गया। अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। ओथ कौन दिला रहे हैं, गवर्नर साहब दिला रहे हैं। अब यहां पे क्या है, देखिए प्रेसिडेंट साहब यहां पे लिखा है सीधा सीधा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है भाई। अब इसके आगे अगर मैं देखता हूं जो टेन्योर है जजेस का, ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 साल, तो 62 साल तक वो रह सकते हैं। जबकि यही केस अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ देखते हैं तो वो 65 साल तक है, ठीक है। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को लिख के जाएंगे कि भैया रेजिग्नेशन दे जाएंगे कि हमने आपकी जॉब पसंद नहीं है, हम जा रहे हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर, है ना। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे इनको भी जो है प्रेसिडेंट साहब एक ऑर्डर पास करेंगे और रिमूव किया जा सकता है। अगेन यहाँ भी वही स्पेशल मेजोरिटी वाला सारे का सारा सीन होता है। ही वेकेट्स हिज ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर हाई कोर्ट, तो जो यहाँ के जज हैं हाई कोर्ट के, उनको क्या करना पड़ेगा, वेकेट करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन। अगर वो उनको स्थान अब मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे अगर वो जज बन गया तो भैया यहाँ की छोड़नी पड़ेगी हाई कोर्ट की, और अगर वो दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो रहे हैं तो पिछली वाली पोस्ट को छोड़ के ही होंगे, ठीक है भाई। तो ये कंप्लीट मैंने जो बताया है आपको, ये सारे का सारा मैंने बताया है किसके बारे में, जुडिशरी के बारे में भारत की। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और रिट्स का मैंने बोला था आपको कि मॉक्स के सेक्शन में जाके जो हमारा है वहां पे जीके के अंदर सेक्शन होएगा, उसके अंदर सारे के सारे मैंने मॉक्स डाल रखे हैं टॉपिक वाइज, हिस्ट्री के, पॉलिटी के है, जो ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं सबके डाल रखे हैं। आप वहां जाके प्रैक्टिस कीजिए। मैं कह रहा हूं हमने एक संपूर्ण सॉल्यूशन दिया ताकि आपका भला हो जाए। अब नहीं करोगे तो फिर तो अपनी वो चीज है ना, आप मैथ्स पढ़ सकते हो 200 300 घंटे, लेकिन आज जब समय आया है जीके पढ़ने का, जीके की वैल्यू इतनी बढ़ गई है, तो नहीं पढ़ोगे तो फिर अपना नुकसान करोगे और किसी का नुकसान नहीं करोगे, ठीक है भाई। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। 5 स्टार रेटिंग याद रखना भाई। ओके गाइस, बाय बाय।